मध्यकालीन भारत का काफ़ी इम्पोर्टेंट टॉपिक है अकबर। अकबर के नवरत्न। तो इससे काफ़ी ज़्यादा प्रश्न बनते हैं हमारे एग्जाम्स में, और हमें पता भी होना चाहिए कि नवरत्न कौन कौन से थे। तो सबके बारे में जानेंगे, और जो भी इम्पोर्टेंट फैक्ट होंगे सबके बारे में, नवरत्न के बारे में जानेंगे। तो बने ही रहेगा वीडियो में अंत तक। मैं हूँ आपके साथ प्रेम शंकर कश्यप। स्वागत करता हूँ आपका हमारी ट्रिक चैनल पे। तो अगर आप पहली बार चैनल पर विजिट कर रहे हैं, पहली बार हमारा वीडियो देख रहे हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें। सब्सक्राइब करने के बाद आपका एक पास में बेल आइकन का बटन होता है, इस पर भी आपको प्रेस कर दीजिएगा, जिससे कि कोई भी वीडियो मैं डालूंगा उसका नोटिफिकेशन आप तक तुरंत ही पहुंच जाएगा। तो फटाफट चलते हैं अपने आज के टॉपिक पे। देखिए, नवरत्न के बारे में जाने उससे पहले थोड़ा संक्षिप्त में जान लेते हैं अकबर के बारे में। देखिए, अकबर के बारे में जान लेते हैं। देखिए, अकबर की बात करें तो अकबर का जो पूरा नाम था जलालुद्दीन मोहम्मद अकबर। जलालुद्दीन मोहम्मद अकबर, ये उसका पूरा नाम था। और देखिए, शासन अवधि इसकी अगर बात करें तो कब से इसका शासन रहा, तो 27 जनवरी 1556 से लेके 29 अक्टूबर 1605 तक इसका शासन रहा। राज्याभिषेक की बात करें तो 14 फरवरी 1556 को इसका राज्याभिषेक हुआ था पूर्ववर्ती हेमू में। और जन्म की बात करें तो 15 अक्टूबर 1542 को उमरकोट सिंध में इसका जन्म हुआ था। तो और निधन की भी बात कर लेते हैं, कब से कब तक जो है इनका जीवन काल रहा, कब से कब तक। देखिए, 27 अक्टूबर 1605 को ये जो है फतेहपुर सीकरी, आगरा, उत्तर प्रदेश में इनका देहांत हो गया। और समाधि स्थल जो है इनका आगरा में है, वहीस्त्राबाद सिकंदरा, आगरा में इसका समाधि स्थल बना हुआ है। यहाँ पे कुछ इनका जो है कुछ इनकी जीवन संगिनियों के नाम यहाँ पे लिखे हुए हैं। और घराना बात करें तो तैमूर मुगल, पिता इनके हुमायूं थे, माता का नाम नवाब हमीदा बानो बेगम साहिबा, ये इनकी माता थी। ठीक है, तो ये संक्षिप्त में इनका एक परिचय था जलालुद्दीन मोहम्मद अकबर का। और अब चलते हैं इनके नवरत्न की तरफ। देखिए, नवरत्न में सबसे पहला नाम आता है राजा बीरबल का। बीरबल, आप पढ़े होंगे कि बीरबल जो है काफ़ी बुद्धिमान थे। तो इसी विषय पे चलते हैं कि इनके बारे में थोड़ा जान लेते हैं। देखिए, बीरबल का जन्म कहाँ हुआ? कालपी, एक कालपी जगह है उत्तर प्रदेश में। बीरबल का जन्म कालपी उत्तर प्रदेश में हुआ था। इनके बचपन का नाम महेश दास था। बचपन से ही वो बहुत ही चतुर एवं बुद्धिमान थे। देखिए, बचपन से ही ये बहुत ही चतुर एवं बुद्धिमान थे। अकबर ने इन्हें कविराज एवं राजा की उपाधि दी थी। देखिए, अकबर ने सभी को कुछ ना कुछ उपाधि दे रखी थी नवरत्न में। तो इन्हें जो उपाधि दी थी वो कविराज एवं राजा की उपाधि दी थी। तो कविराज भी कहा करते थे, और राजा तो इनसे कहा ही जाता था, राजा की उपाधि दे रखी थी, तो तभी इसके नाम के आगे राजा लगाया जाता है, राजा बीरबल। और आगे का पॉइंट देख लेते हैं कि ये अकबर के न्याय विभाग के सर्वोच्च अधिकारी थे। देखिए, चूंकि ये काफ़ी बुद्धिमान थे तो इसीलिए जो है इन्हें न्याय विभाग दे दिया गया था। और न्याय विभाग में इन्होंने सर्वोच्च पद पे ये आसीन थे, यानी कि न्याय विभाग के सर्वोच्च अधिकारी थे। देखिए, राजा बीरबल के कई बार बादशाह अकबर दरबार में ऐसे सवाल पूछ लिया करते थे जिनका जवाब देना बहुत ही कठिन होता था। देखिए, राजा बीरबल से कई बार बादशाह अकबर ऐसा सवाल पूछ लेते थे दरबार में ही, कि जिसका जवाब देना कई बार बहुत ही ज़्यादा कठिन होता था। लेकिन अपनी बुद्धिमानी के लिए प्रसिद्ध राजा बीरबल सभी प्रश्नों का उत्तर जो है बड़ी आसानी के साथ दे दिया करते थे, तभी इनकी काफ़ी ज़्यादा प्रशंसा होती थी। देखिए, अकबर से इनका मिलना कैसे हुआ, इस संबंध में काफ़ी ज़्यादा कथाएं प्रचलित हैं। उनमें से एक कथा मैं आपको बताता हूँ, इसमें से कुछ रोचक जानकारी जो आपको जाननी चाहिए, तो आप जानिए। देखिए, अकबर से मिलन संबंधी अनेक जो हैं कथाएं जो हैं प्रचलित हैं, लेकिन सबसे प्रचलित कथा मैं आपको अभी बताने जा रहा हूँ। देखिए, एक बार क्या हुआ, बादशाह अकबर ने अपने, चूँकि बादशाह अकबर जो था वो पान का शौकीन था, पान खाया करता था। तो
एक बार अपना पान का बीड़ा जो है, पान का बीड़ा, जो पान रहता है ना, उसका बीड़ा लगाने के लिए अपने नौकर को भेजा और कहा कि एक पाव भर चूना भी साथ लेते आना। यानी कि आज की अगर बात करें तो 250 ग्राम चूना, यानी कि पान भी मंगाया, साथ में 250 ग्राम चूना भी कहा उससे कि लेते हुए आना। तो नौकर किले के बाहर गया और दुकान के से पाव भर चूना लेने गया। देखिए, नौकर किले के बाहर चला गया और दुकान से पाव भर चूना लेने लगा। देखिए, राजा बीरबल पहले जो है पनवाड़ी थे। पनवाड़ी मतलब दुकान पे जो है पान बेचा करते थे। तो उन्हीं की दुकान पे ये जो नौकर था वो चूना लेने गया। इतना सारा चूना देख के पनवाड़ी को शक होता है। पनवाड़ी जो राजा बीरबल थे, उन्होंने उस नौकर से पूछ लिया कि भाई क्या क्या माजरा है, दिक्कत क्या है, इतना सारा चूना और एक एक पान ले जा रहे हो तुम और 250 ग्राम चूना ले जा रहे हो, क्यों ले जा रहे हो? तो बीरबल ने नौकर से पूछा, घटनाक्रम जानना चाहा। तो नौकर कहता है कि बादशाह ने ये चूना मंगाया है। तो अकबर ने ये चूना मंगाया है, नौकर ऐसा राजा बीरबल को बताता है। तो बीरबल कहते हैं कि भाई ऐसा है, बादशाह ये चूना जो है तुझको ही खिलाएगा। नौकर से कहते हैं राजा बीरबल कि ये बादशाह जो है चूना तुझको ही खिलवाएगा। तो नौकर जो है असमंजस में पड़ जाता है। वो सोचने लगता है कि ये मुझे क्यों खिलाएगा, राजा अकबर क्यों खिलाएगा मुझे। तो तभी वो बताते हैं कि भाई तू जो पान ले जाता है उसमें ज़्यादा चूना की मात्रा तू लगवा के ले जाता है, जिससे कि जो है राजा अकबर की जीभ जो है वो कट गई है और ये चूना अब तुझे ही खाना पड़ेगा, क्योंकि तू चूने की मात्रा ज़्यादा लगवाता है। तो ये सुन के जो है जो गया था नौकर पान लेने ना, और साथ में 250 ग्राम चूना लेने, वो बहुत ज़्यादा दुखी होता है। तो राजा बीरबल कहते हैं उसे कि तू परेशान ना हो, अपने साथ घी भी लेते जाना तू, जब पान ले जा तो वो घी भी साथ में ले जाते हैं। जब बादशाह चूना खाने को कहे तो चूने के साथ जो है तुम घी भी पी लेना। अब क्या हुआ, फिर नौकर दरबार से चूना लेके जाता है और बादशाह जो है नौकर को कहता है कि ये सारा पाव भर चूना अब तू खा। चूना खाने का आदेश उसे दे देता है। तो नौकर जो है चूना खा लेता है, लेकिन पनवाड़ी बीरबल जो थे, जैसे कि बीरबल राजा बीरबल ने बताया था, उसी की सलाह अनुसार जो है घी भी पीता है। तो घी पी लेता है। अब क्या हुआ, नेक्स्ट डे यानी कि अगले दिन जो है, जब बादशाह का बहन नौकर पुनः राज दरबार में पहुंचता है तो अकबर जो है उसे तंदुरुस्त और जीवित देख के जो है आश्चर्य में पड़ जाता है और कहता है कि तू अभी तक स्वस्थ कैसे है, तू अभी तक जीवित कैसे है, इसका कारण उससे पूछता है। तो नौकर बताता है कि नौकर बताता है कि भाई सम्राट, बादशाह को कहता है कि बादशाह ऐसा हुआ कि मैं जब पान लेने गया तो पनवाड़ी ने अपनी समझ से मुझे बताया कि जो मैं पान ले जाता हूँ उसमें चूने की मात्रा ज़्यादा होती है, जिससे आपकी जो है जीभ जो है घायल हो गई है, और अब आप जो है मुझे पाव भर जो चूना मैं लेके आया हूँ वो खाने का आदेश देंगे, जिससे कि मैं अस्वस्थ हो जाऊँगा। तो पनवाड़ी के ने कहा कि तुम इसके बाद घी पी लेना। तो घी पीने से मैं अभी तक स्वस्थ हूँ। तो उसी की सूझबूझ से मैं बच पाया। तो अब बादशाह उस पनवाड़ी की बुद्धिमत्ता से इतना प्रभावित होता है कि उसे दरबार में बुलाने के लिए अपने सैनिक भेज देता है। देखिए, इस प्रकार जो है अकबर और बीरबल का आमना सामना होता है पहली बार। तो इनकी बुद्धिमत्ता से प्रसन्न होके बादशाह अकबर राजा बीरबल को अपने दरबार में बुलाता है और पहली बार मुलाकात होती है, और ऐसी बुद्धिमानी के कारण जो है उन्हें दरबार में सर्वोच्च स्थान दिया जाता है। देखिए, तो जब दरबार में ये जाने को होते हैं तो एक कथा और भी है,
वो भी आप सुन लीजिए। 1 मिनट की मैं ज़्यादा समय नहीं लूँगा, 1 मिनट में आपको बताता हूँ। जब राजा बीरबल को अकबर दरबार में अपने बुलाता है, तो इनके दरबार में उनसे मिलने के लिए इनके जो द्वारपाल रहते हैं वो कुछ रिश्वत मांगते हैं इनसे, मुद्राएं, तभी जाने देते हैं अंदर। तो इन्होंने वादा किया इनके द्वारपाल से, बादशाह अकबर के, कि जो भी राशि आज मिलेगी वो हम आधी आधी बांट लेंगे, जो भी उपहार मिलेगा वो आधा आधा बांट लेंगे। तो अखबार जैसे ही राजा के दरबार में ये बीरबल पहुंचते हैं, तो इनकी बुद्धिमानी के चर्चे सभी ओर होते हैं। तो राजा अकबर जब कहता है कि आप ही बीरबल हो, आपकी बुद्धिमानी का भी चर्चे सुने हैं, तो हम आपसे प्रसन्न होते हैं, आप हमें बताइए आप क्या उपहार चाहते हैं। तो ये कहते हैं कि मेरे लिए जो भी उपहार मैं आज मांगूं आप दीजिएगा, और जो मैं मांगता हूं उसका पूरा 100% जो है सभी का सभी अपने द्वारपाल जो खड़ा हुआ है उसे दे दीजिएगा। तब जो है ये अपने लिए 50 कोड़े मांगते हैं, तो जिसमें से कहते हैं कि 25 कोड़े उसको द्वारपाल को दीजिएगा, 25 कोड़े मुझे दीजिएगा, क्योंकि द्वारपाल ने कहा है कि जो भी आज आपको उपहार मिलेगा उसमें आधा आधा आपको चाहिए। तो बादशाह अकबर इससे क्रोधित होता है और उसको अपने द्वारपाल को बुलाता है और उसको पूरे 50 कोड़े मारने का हुक्म देता है। तो इस तरह जो है राजा बीरबल काफ़ी बुद्धिमान थे, और इनकी बुद्धिमानी से तुरंत ही प्रभावित हुआ राजा अकबर की उनके राज्य में रिश्वत ली जा रही है, ये भी उन्हें बात पता लगती है। तभी जो है इन्हें न्याय व्यवस्था का प्रधान नियुक्त किया जाता है। तो ये थोड़ी कुछ मैंने फैक्ट्स आपको बताए इसलिए क्योंकि इंटरेस्टिंग कहानियाँ हैं इनकी, काफ़ी ऊपर बने हुए, तो आपको पता होना चाहिए। तो कुछ मैंने आपको यहाँ पे अलग से बातें भी बताई। तो ये पहले थे राजा बीरबल। नवरत्न जो है अकबर के नवरत्नों में राजा बीरबल काफ़ी ज़्यादा प्रशंसनीय थे और काफ़ी ज़्यादा महान थे, तो बुद्धिमानी के लिए ये जाने जाते हैं। अब बात करें 2 नंबर पे, तो 2 नंबर पे आते हैं अब्दुल फजल। देखिए राजा अकबर के दरबार में अबुल फजल ये भी थे नवरत्न। देखिए ये अबुल फजल की बात करें तो ये कौन थे? अबुल फजल जो है अकबर के दूसरे नवरत्न थे। इन्होंने आईने अकबरी और अकबरनामा की रचना की थी। तो याद रखिएगा आप, आईने अकबरी और अकबरनामा जो है अबुल फजल ने इनकी रचना की थी। देखिए अबुल फजल जो है दीन इलाही, जो अकबर ने धर्म बनाया था दीन इलाही, जिसका पहला और आखिरी अनुयायी जो है राजा बीरबल ही थे। तो उस धर्म के पुरोहित जो है अबुल फजल थे। और इसकी हत्या की बात करें तो इनकी हत्या शहजादा सलीम ने कराई थी। ठीक है, तो दूसरे जो नवरत्न थे वो अबुल फजल थे। ठीक, बात करते हैं तीसरे नवरत्न की। तो तीसरे नवरत्न आते हैं तानसेन। देखिए तीसरे नवरत्न है तानसेन, याद रखिएगा, और कुछ इनके पॉइंट्स अब देखेंगे। देखिए तीसरे नवरत्न है कवि तानसेन। कवि तानसेन जो है अकबर के दरबार के एक प्रसिद्ध विलक्षण संगीतज्ञ थे। देखिए चूंकि संगीतज्ञ थे, सब में कुछ ना कुछ खास बात है, इसीलिए ये सब नवरत्न है। तो देखिए संगीत सम्राट थे तानसेन। तो तानसेन की नगरी जो है ग्वालियर के, ये महान कहावत आज भी प्रचलित है। देखिए सम्राट तानसेन जो है कहाँ के निवासी थे? ग्वालियर के। और ग्वालियर में कहावत आज भी प्रसिद्ध है कि यहाँ बच्चे जो हैं वो रोते हैं तो वो सुर में रोते हैं, और पत्थर लुढ़कते हैं तो ताल में लुढ़कते हैं। तो ये कहावत आज भी वहाँ पे प्रचलित है। देखिए मियाँ की मल्हार राग इन्होंने ही बनाया था। तो अगर प्रश्न आया मियाँ का मल्हार राग किसने बनाया, तो ये कवि तानसेन ने बनाया। तो देखते हैं अगला प्रश्न। देखिए इनके बचपन का नाम की बात करें तो इनके बचपन का नाम तन्ना मिश्रा या राम तनु पांडे था। ठीक है ना, बचपन का नाम भी याद रखिएगा। जैसे कि राजा बीरबल का आता है, उनका नाम महेशदास था, आपको पता ही होगा।
तो ये तानसेन के बचपन का नाम भी कभी एग्जाम में पूछ लिया तो याद रखिएगा, तन्ना मिश्रा या राम तनु पांडे, ये इनके बचपन का नाम था। और तानसेन को दीपक राग का बहुत बड़ा ज्ञाता माना जाता है। देखिए दीपक राग है, तो इनका जो है तानसेन को बहुत बड़ा ज्ञाता माना जाता है। चौथे नंबर पे नवरत्न जो आते हैं वो अब्दुल रहीम खान ए खाना। तो चौथे नंबर पे है अब्दुल रहीम खान ए खाना। अब इसके बारे में ज़रा जानेंगे, कौन है खान ए खाना। देखिए अब्दुल रहीम खान ए खाना ये बैरम खां, जो बैरम खां था उसका पुत्र था। और इन्होंने बाबरनामा का फारसी में अनुवाद किया था। देखिए बाबरनामा जो लिखी गई थी उसका फारसी में अनुवाद जो है खान ए खाना ने किया था। और 5वें नंबर की बात करें तो राजा मानसिंह आते हैं। तो 5वें नंबर पे राजा मानसिंह नवरत्न थे, इनके भी बारे में बात कर लेते हैं। देखिए अकबर के जो सेना के प्रधान सेनापति की बात करें, यानी कि प्रधान सेनापति सर्वोच्च सेनापति जो थे, तो महाराजा मानसिंह थे, जो कि कछवाहा राजपूत के राजा थे। देखिए ये राजा भारमल के पौत्र थे और राजा भगवान दास के पुत्र थे। ठीक है। अकबर के मेवाड़, काबुल, बंगाल एवं बिहार के अभियानों में इन्होंने जो है मुख्य भूमिका निभाई थी। तो याद रखिएगा राजा मानसिंह जो है नवरत्न में शामिल थे और इन्होंने अकबर के मेवाड़, काबुल, बंगाल एवं बिहार में जो इन्होंने लड़ाइयाँ लड़ी थी उसमें इन्होंने मुख्य भूमिका निभाई थी। साथ ही साथ ये राजा भारमल के पौत्र थे और राजा भगवान दास के पुत्र थे। 6 नंबर पे आते हैं टोडरमल। देखिए टोडरमल के बारे में जानेंगे, नवरत्न टोडरमल के बारे में। देखिए टोडरमल की बात करें, काफ़ी प्रसिद्ध हैं ये और काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण हैं आपके एग्जाम्स के लिए। देखिए राजा टोडरमल जो हैं अकबर के राजस्व और वित्त मंत्री थे। देखिए काफ़ी ज़्यादा ये बुद्धिमान थे, काफ़ी ज़्यादा इन्हें ज्ञान था राजस्व का, तो इसीलिए ये वित्त मंत्री की पोस्ट पे थे और राजस्व का पूरा कार्य ये देखते थे। तो चूँकि काफ़ी बड़ा साम्राज्य था अकबर का, तो उसमें राजस्व और वित्त मंत्री के रूप में कार्य करना अपने आप में बहुत बड़ी बात थी। तो इन्होंने जो है भूमि की पैमाइश के लिए विश्व की प्रथम मापन प्रणाली तैयार की थी। देखिए काफ़ी बड़ी बात इन्होंने कही, इन्होंने भूमि पैमाइश के लिए विश्व की प्रथम मापन प्रणाली तैयार की थी। देखिए ये भरतपुर अलवर के पास हरसाना ग्राम के थे। ठीक है ना, भरतपुर जो है उसके पास हरसाना ग्राम पड़ता है, वहाँ के निवासी थे। अकबर के राज्य की पैमाइश इन्होंने ही की थी। देखिए अकबर के पूरे राज्य की व्यवस्था यही देखते थे राजस्व संबंधी। और बात करें अभी वर्तमान में, तो देखिए वर्तमान की बात करें तो उत्तर प्रदेश के राज्य के एकमात्र राजस्व प्रशिक्षण संस्थान जिसका नाम है राजा टोडरमल भूलेख प्रशिक्षण संस्थान, जो हरदोई में है, इन्हीं के नाम पे रखा गया है। देखिए कितनी बड़ी बात है, आपको याद रखनी है। राजा टोडरमल के नाम पे, जो कि नवरत्न थे अकबर के, इनके नाम पे जो है भूलेख प्रशिक्षण संस्थान जो है हरदोई में इन्हीं के नाम पे है और काफ़ी बड़ा संस्थान है। और यहाँ पे IAS, IPS, PCS, PPS के अलावा राजस्व कर्मियों को भूलेख संबंधी प्रशिक्षण दिया जाता है। देखिए कितना बड़ा इंस्टीट्यूट है यूपी में और इन्हीं के नाम पे ही है, जो कि अकबर के नवरत्न थे राजा टोडरमल। तो राजा टोडरमल भूलेख प्रशिक्षण संस्थान अगर पूछा जाए कहाँ पे है तो ये हरदोई में है और राजा टोडरमल के नाम पे है। राजा टोडरमल कौन थे, तो अकबर के नवरत्न थे और ये राजस्व का कार्य देखते थे अकबर का, साथ ही साथ ये वित्त मंत्री भी थे अकबर के। और यहाँ पे जो इनके नाम पे संस्थान है, यहाँ IAS, IPS, PCS, PPS के अलावा राजस्व कर्मियों को भूलेख संबंधी प्रशिक्षण भी दिया जाता है। तो काफ़ी ज़्यादा फैक्ट हैं, काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट महत्वपूर्ण है आपके
एग्जाम्स के लिए, और राजा बीरबल के बाद ये काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण है। देखिए बात करें 7 नंबर पे, फैजी आते हैं। फैजी, ये जो है फैजी, देखते हैं फैजी के बारे में। देखिए फैजी की बात करें तो शेख अबू अल फैज इनका नाम था, और इन्हें फैजी करके संबोधित किया जाता था। इन्हें शॉर्ट में फैजी करके उस समय बुलाया जाता था। और ये मध्यकालीन भारत के फारसी कवि थे। ये फारस से जितने भी लोग थे, ये अधिकतर फारस से ही आए थे, तो ये फारस के कवि थे। और देखते हैं इन्होंने कौन सा महत्वपूर्ण काम किया जो ये बने थे नवरत्न। देखिए फैजी जो है अब्दुल फैजल के भाई थे। देखिए अब अब्दुल फैजल अभी हमने पढ़ा था, ये भी नवरत्न थे, तो इनके भाई थे जो फारसी कविता लिखते थे। ठीक, इसी कारण जो है ये प्रसिद्ध थे। देखिए अकबर ने जो है अपने बेटे को गणित शिक्षक के रूप में पढ़ाने के लिए इन्हीं को ही नियुक्त किया था। देखिए अकबर का जो बेटा था उसको गणित विद्या सिखाने के लिए जो है इन्हीं को ही नियुक्त किया गया था। और इन्होंने गणित की प्रसिद्ध पुस्तक जो लीलावती थी उसका फारसी में अनुवाद किया था। देखिए लीलावती जो है, कई एक बार प्रश्न आपके एग्जाम्स में आया है कि लीलावती क्या है, तो लीलावती आप गलत मत कीजिएगा, ये एक गणित की पुस्तक है, ठीक है ना, हिंदुस्तानी है, गणित की पुस्तक है, जिसका फारसी में अनुवाद किसने किया है ये भी प्रश्न आ जाएगा। तो आप याद रखिएगा शेख अबू अल फैज, यानी कि फैजी ने इसका जो है फारसी में अनुवाद किया। याद रखिएगा लीलावती जो है गणित की पुस्तक है, तो गणित की प्रसिद्ध पुस्तक लीलावती का फारसी में अनुवाद जो है फैजी ने ही किया है। तो ये एक गणितज्ञ थे, इसीलिए नवरत्न थे। बात करें 8 नंबर पे आता है हकीम हुकाम, जिसे कि फ़कीर अजीजुद्दीन भी बोला जाता है। ठीक है, तो इनके बारे में भी जान लेते हैं, हकीम हुकाम फ़कीर अजीजुद्दीन के बारे में। देखिए फ़कीर अजीजुद्दीन यानी कि हकीम हुकाम जो हैं, ये अकबर के निजी चिकित्सक थे। वह अकबर के नवरत्नों में से एक थे। देखिए इनका जो है मेन कार्य था, एक चिकित्सक थे ये, जो कि अकबर की चिकित्सीय सेवाओं से जुड़े हुए थे। अगर कोई उन्हें संबंधित कोई दिक्कत आती थी चिकित्सा संबंधित, स्वास्थ्य संबंधित, तो ये अपना जड़ी बूटियाँ उनके लिए इस्तेमाल करते थे, यानी कि हकीम थे, उनके चिकित्सक थे, इसीलिए ये नवरत्न थे। देखिए एक काफ़ी इंटरेस्टिंग नवरत्न है मुल्ला दो प्याजा। मुल्ला दो प्याजा जो है ये अकबर के नवरत्न में शामिल है, और ये क्यों शामिल है आप देखिएगा। मुल्ला दो प्याजा नाम ही सुन के आपको लगता हुआ नाम ही अटपटा नाम है। तो जानते हैं मुल्ला दो प्याजा के बारे में। देखिए अकबर के नवरत्नों में मुल्ला दो प्याजा के नाम भी आता है। इसका वास्तविक नाम की बात करें तो अबुल हसन इसका वास्तविक नाम है, और ये बात काटने के लिए काफ़ी प्रसिद्ध थे। ठीक है ना, ये काफ़ी ज़्यादा बात काटते थे, यानी कि अगर जो है कोई अगर राजा बीरबल कोई बात कह रहे हैं तो ये काटेंगे, या फिर और कोई बात कह रहा है तो ये बीच में काटेंगे, मतलब ये बीच में टपक पड़ते थे अपनी बात लेके। तो इन इसीलिए ये बात काटने के लिए काफ़ी प्रसिद्ध माना गया है। और ये साथ ही साथ अगर खाद्य वस्तु की बात करें तो ये प्याज खाने के काफ़ी बड़े शौकीन थे। तो एक प्याज खाने के भी ये शौकीन थे। अगले देखते हैं कुछ पॉइंट। देखिए ये किसी भी तरह से अन्य नवरत्नों की तुलना में कोई प्रसिद्ध व्यक्ति नहीं था, लेकिन इसने अपनी तिकड़मबाजी से बादशाह अकबर को अवश्य प्रभावित किया था। देखिए तिकड़मबाजी के कारण जो है ये नवरत्न में जगह बना ली थी। चूँकि अकबर के पिता इन्हें जो है अपने साथ लेके आए थे, तो इसीलिए एक कारण ये भी रहा इन्हें नवरत्न में जगह बनाने के लिए। तो वैसे और इनकी कोई एक विशेषता इनकी कुछ नहीं थी, बस यही है कि ये अपनी तिकड़मबाजी और बात काटने के कारण जो है ज़्यादा प्रसिद्ध थे। तो यहाँ पे आगे हमारा आज का टॉपिक यहाँ पे संपन्न होता है। देखिए हमने आज के वीडियो में कवर किया अकबर के नवरत्न के बारे में हमने जाना, और कुछ पॉइंट्स हमने विस्तार से भी पढ़े।
तो उम्मीद है, मेरा प्रयास था कि आपको अच्छे से समझाऊं, तो आपको मैंने अच्छे से समझाने का पूरा पूरा प्रयास किया है। उम्मीद है आपको वीडियो से कुछ नॉलेज मिली होगी। नॉलेज मिली हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा। साथ ही साथ अगर हमसे आप जुड़ना चाहते हैं तो वीडियो को, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, साथ ही साथ बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिएगा। देखिए, स्मार्टफोन आपके पास है ही, आपको पता है कि सब्सक्राइब का बटन कौन सा है, बेल आइकन का बटन कौन सा है, फिर भी हम आपको बता देते हैं कि सब्सक्राइब और बेल आइकन। अगर आपको हमसे जुड़ना है तो सब्सक्राइब कर सकते हैं चैनल को। बहुत बहुत धन्यवाद आपका।